Shri Education. नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से और मेरा नाम है रवि। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जनरल साइंस का जो क्रैश कोर्स है जिसमें हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसका ये 6वां लेक्चर है। इसके पहले 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और 5वें वीडियो में हमने आपको न्यूटन्स के जो गति के नियम थे वो हमने आपको बताए थे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो 3 नियम थे हमने आपको बता दिए अच्छे से, आप समझ चुके होंगे उसे। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे संवेग संरक्षण का नियम जो बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे हम, और आगे हम अभिकेंद्र बल के बारे में आपको पूरी डिटेल बताएंगे और कुछ हमने पहले ही बता दिया था अभिकेंद्र त्वरण के बारे में। तो आज अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र त्वरण और जो इम्पोर्टेंट है बल आघूर्ण, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संवेग संरक्षण का नियम हम पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए संवेग क्या होता है। हमने पहले ही आपको बता दिया संवेग क्या होता है। पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है फेसबुक का हमारे, वहां पे आप चले जाइए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें जो भी हम अपलोड करें वहां पे फेसबुक पेज पे। और आपके डाउट है वो भी आप पोस्ट कर सकते हैं। डेली डेली हम क्वेश्चंस वहां अपलोड करेंगे, उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो डिस्क्रिप्शन चले जाइए, फेसबुक पेज जरूर हमारा ज्वाइन कर लीजिए। तो देखिए, संवेग हमने आपको बताया। संवेग क्या है? कोई भी द्रव्यमान है, एम द्रव्यमान, कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, वो किसी वेलोसिटी से जा रहा है, किसी वेग से ट्रेवल कर रहा है, तो किसी पॉइंट पे उसका संवेग जो होगा उसको p से दर्शाया जाता है। ये एक सदिश राशि है, मोमेंटम इसे कहा जाता है। तो ये होता है उस द्रव्यमान और उसके वेग का जो गुणनफल होता है, वही क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। यह एक सदिश राशि है, वेग भी एक सदिश राशि है, इसलिए ये भी सदिश राशि है। और जिसका मात्रक होता है हमने आपको बता ही दिया, ये किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि m का किलोग्राम और मीटर प्रति सेकंड किसका आ जाएगा? वेग का। तो संवेग आप समझ गए, संवेग क्या होता है? m इंटू वी। ठीक है। अगर संवेग नियत है, इसका मतलब वेग नियत है, तो इसका मतलब कोई भी बल वस्तु पर नहीं लग रहा है, इतना तो आप जानते होंगे। ज्यों ही संवेग में परिवर्तन हुआ, मतलब इसका मतलब बल आ जाएगा। बल वही तो होता है, संवेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं? बल कहते हैं। संवेग परिवर्तन हुआ मतलब वेग परिवर्तन हुआ। अगर वेग परिवर्तन हुआ तो त्वरण आ जाता है। अगर त्वरण है तो बल तो होगा ही होगा। आपको सब क्लियर हो रहा होगा अगर इसके पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो आपको थोड़ा डाउट हो रहा होगा, तो आप जरूर जाकर देख लीजिएगा। तो संवेग आप पढ़ चुके हैं, आप पढ़ेंगे हम संवेग संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बहुत ईजी है, देखिए सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा हमने। यदि कणों के किसी समूह मतलब 2 कण या 2 से ज्यादा समूह है, या निकाय की समूह या सिस्टम पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता, याद रखिए कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है, तो उन कणों का समूह या निकाय का जो कुल संवेग रहता है वो नियत रहता है। अर्थात कणों के टक्कर के पहले और बाद का कुल संवेग जो है वो बराबर रहेगा। मतलब क्या कह रहा है? एक निकाय है, ये पूरा एक निकाय है जिसमें मैंने मान लिया सिंपल सी 2 द्रव्यमान है, एक m1 है, एक m2 है। ठीक है। इसका वेग v1 मैंने मान लिया, इसका वेग v2 है। अब इस का संवेग कितना है? टोटल संवेग, इस पूरे निकाय का टोटल संवेग कितना होगा? pt इज इक्वल टू इसका संवेग प्लस इसका संवेग, तो कितना हो जाएगा? m1 v1 प्लस m2 इंटू v2। इतना हो गया इस पूरे निकाय का संवेग। अब इसका संवेग नियत रहेगा, हमेशा इतना ही रहेगा। अगर मतलब टक्कर होने से पहले इतना संवेग, अब टक्कर हो जाए, दोनों की टक्कर हो जाए, टक्कर होने के बाद ये इधर चला गया, मान लिया ये इधर चला गया, इसका वेग v1 डैश हो गया, इसका वेग v2 डैश हो गया। इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 ही है। ठीक है। तो अब इसका संवेग कितना हो गया? अब इस निकाय का संवेग टोटल कितना हो गया? pt डैश इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। मगर अगर इस पूरे निकाय पर बाहरी बल जो है F एक्सटर्नल 0 है, अगर बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा है, तो पूरे निकाय का कुल संवेग नियत रहेगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। तो इसका मतलब प्रारंभिक संवेग वही रहेगा जो अंतिम संवेग है। इसका मतलब pt बराबर क्या रहेगा? pt डैश रहेगा। यही कहता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। समझ गए आप?
अब देखिए ये कैसे, इस पे क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। मेन तो आपको इसका कंसेप्ट सीखना है, कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी से कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे दे दिया आपको, संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार क्या नियत रहना चाहिए, संवेग नियत रहना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर कंसेप्ट आपको आता है तो आप समझ जाएंगे। और इसके पहले में जो वीडियो अपलोड हो रहे हैं, जो लास्ट एग्जाम में आए हुए हैं, उनमें आप देख ही रहे होंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 10 किलोग्राम इसका द्रव्यमान है, ये 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। अब ये 20 किलोग्राम की कोई वस्तु है, ये रुकी हुई है, इसका वेग क्या है, 0 है। अब ये टक्कर हो गई है, अब टक्कर दोनों की हो गई है। अब बोला गया है जो 20 किलोग्राम का था और 10 किलोग्राम का, 20 किलोग्राम का जो वेग है वो तो हो गया है इसका 1 मीटर प्रति सेकंड। अब बताइए इसका जो वेग है वो कितना हो गया, इसका वेग कितना हो गया, v1 डैश निकालना है, ठीक है, v1 निकालना है। तो सिंपल सी बात है, टक्कर होने के पहले कुल संवेग कितना है, p टक t, मतलब टोटल संवेग टक्कर होने से पहले, तो 10 गुणे 5 50 है, क्योंकि m1 इंटू वी वन प्लस m2 इंटू वी टू, इसका 0 है वेग, तो इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब टक्कर होने के बाद संवेग, टक्कर होने के बाद m1 इंटू वी वन, 10 गुणे v1 प्लस 20 गुणे इसका वेग कितना है, 1, तो 20 हो गया। अब हम जानते हैं कोई भी एक्सटर्नल बल नहीं लगा हुआ है तभी संवेग संरक्षण का नियम लगेगा। अब v1 की वैल्यू निकालनी है, दोनों को इक्वल कर दिया संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, तो 10v1 इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा क्योंकि इसके इक्वल 50 हो गया ये, तो इधर चला जाएगा 30, तो v1 इज इक्वल टू कितना का, 3 मीटर प्रति सेकंड इसका वेग हो गया, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। उसके बाद देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इम्पल्स, आवेग जिसे कहते हैं, इम्पल्स। अब सबसे बड़ा एग्जांपल मैं यही बता दूं कि मारते हैं ना किसी के गाल पे अगर झापड़ मारते हैं, तो वहां पे जो फोर्स का फील होता है वो इम्पल्स है। अचानक ही थोड़े टाइम के लिए बहुत बड़ा फोर्स लग जाना है। जैसे बॉल आराम से ग्राउंड में कोई ट्रेवल कर रहा है, अनजाने में उसके सर पे आके बॉल लग गई, तो वो है इम्पल्स है, ठीक है। बॉल कैच कर लिया आपने, तो वहां पे इम्पल्स का रोल आता है। तो इम्पल्स देखिए क्या है इसकी भाषा, परिभाषा, जब बहुत थोड़े समय के लिए किसी वस्तु पर कोई बड़ा बल लगता है, तो उस बल और समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। मतलब ये बॉल जो है इस जमीन से टकराई, जो टकराई है बहुत थोड़े समय के लिए टकराई है, डेल्टा टी समय के लिए टकराई है, और फोर्स से कितना टकराई है, एफ से। तो आवेग जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, आवेग इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी का गुणनफल, बस। और यह एक क्या है, सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, ठीक है। सदिश राशि क्यों, क्योंकि बल आ गया, बल सदिश है, ठीक है। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड हो जाएगा, एफ का न्यूटन और ए का सेकंड, टी का सेकंड हो जाएगा। न्यूटन आप जानते होंगे, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा इसका आवेग का, ठीक है। आवेग का मात्रक वही होता है जो संवेग का मात्रक होता है। अब यहाँ से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आवेग को ऐसे लिख सकते हैं कि संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन। कैसे ये आया, क्योंकि हम जानते हैं एफ इजिकल टू क्या होता है, संवेग परिवर्तन की दर को ही तो बल कहते हैं, संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। एफ की जगह हमने यहाँ रखा डेल्टा टी कट गया तो डेल्टा पी आ जाएगा, मतलब संवेग में परिवर्तन। आवेग का मतलब क्या है, संवेग में परिवर्तन या बल गुणे छोटे समय अंतराल जो है उसका गुणनफल जो है आवेग कहलाएगा। इसलिए इसका मात्रक भी वही है जो संवेग का मात्रक है। अब देखिए ये जो गेंद है, ये गेंद टकरा के ऐसे वापस आई है। अब ये v1 वेग से टकराई है, तो इसका द्रव्यमान कितना है, m1 इंटू वी1। अब ये v2 वेग से इधर गई है, v2 वेग से गई है, तो m2 इंटू वी2, दोनों सदिश हैं, तो इन दोनों का जो संवेग में परिवर्तन हुआ है वही क्या कहलाएगा, आवेग कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सदिश राशि है तो दिशा के साथ हम देखेंगे, तो होप आवेग जो है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आवेग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, एक प्रैक्टिकली बताता हूँ। एक बॉक्स पड़ा हुआ है, आप उस पे जा रहे हैं, ऐसे धकेल रहे हैं, उसको पहले पकड़ के ऐसे धकेल रहे हैं तो खसक नहीं रहा। मगर अगर आप अचानक उसको धक्का मारेंगे, अचानक है ऐसे अचानक मारेंगे, अपने हाथों से झटका दे दे के मारेंगे, ऐसे 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 झटका दे के मारेंगे, तो आप देखेंगे वो थोड़ा थोड़ा खिसक रहा है।
इसीलिए, ठीक है। इसलिए आप किसी आदमी के पीठ पर हाथ रख लेते हैं, उसको धकेलते हैं तो उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मगर अगर आप अचानक इसको पीछे से ऐसे पुश करते हैं, अचानक उस बिना टच किए उसको पहले से मतलब ऐसे अचानक मारते हैं, धकेलते हैं, तो वो गिर जाता है। आवेग वहां पे उसका रोल आता है, ठीक है। आवेग ऐसी सी जगहों पर देखा जाता है। तो आपको समझ में आ गया आवेग के बारे में, नाम से ही पता लग रहा है इम्पल्स, ठीक है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, अभिकेंद्र बल है। अभिकेंद्र त्वरण आपको बताया था ना, कोई भी पार्टिकल जो है अगर इस वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रही है तो उसकी दिशा जो है हमेशा चेंज होती रहती है, दिशा चेंज होती रहती है। और इस दिशा में परिवर्तन के कारण जो है वेग में परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि वेग क्या होता है, परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड भले चेंज हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो उसके कारण कौन सा त्वरण आता है, अभिकेंद्र त्वरण आ जाता है। तो जहां पे त्वरण होता है वहां पे बल तो होता ही है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हमने आपको बताया है। तो इसलिए अभिकेंद्र बल जो है पिक्चर में आ जाता है। तो अगर ये जो पार्टिकल है, द्रव्यमान इसका m है और ये v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, तो इस पे जो लगने वाला जो त्वरण होता है ना, अभिकेंद्र त्वरण AC इज इक्वल टू होता है v²/r, जहां पे r जो है जिस वृत्ताकार मार्ग पे चक्कर लगाता है उसकी त्रिज्या होती है। याद रखिए, जिस वेग से ये ट्रेवल कर रहा है उस पॉइंट पर वेग और उसका स्क्वायर डिवाइड बाय उसकी त्रिज्या, ये क्या कहलाएगा, इसी पॉइंट का अभिकेंद्रित त्वरण कहलाएगा। बाई चांस यहाँ पर वेग बढ़ जाता है तो त्वरण भी बढ़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभिकेंद्र त्वरण ये है, तो बल जानते हैं, अभिकेंद्र बल क्या होगा, m×ac अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड रूल, ठीक है। और अभिकेंद्र त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, mv²/r, ये आप याद रखेंगे, ऑप्शन में दिए जाते हैं mv²/r, mv²/r², क्या क्या दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या है। अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला ये है, अगर याद हो वृत्तीय गति में आपको बताया था v इज इक्वल टू क्या होता है, r इंटू ओमेगा होता है, जहां पे ओमेगा क्या था, इसका एंगुलर वेलोसिटी था, मतलब कोणीय वेग था। अब यहाँ पे रख दिया v की जगह तो क्या आ जाएगा, fc इज इक्वल टू, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है इसलिए fc लिखा है, m v² मतलब r² ओमेगा², ये कट जाएगा, r ओमेगा² हो जाएगा। तो ये भी इसका फॉर्मूला है, ये ओमेगा की टर्म में है, ये v की टर्म में है, ठीक है। मात्रक तो आप समझ गए होंगे, इसका मात्रक क्या है, मात्रक तो आपका हो जाएगा किलोग्राम है, और ये क्या है, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो v² की वजह से आ गया, r क्या है, मीटर है, तो ऐसे से कट जाएगा। अगर आपको नहीं याद है तो ऐसे निकाल सकते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये बल है और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि निकालने का तरीका अगर बाई चांस आपको किसी का ना याद हो तो ऐसे कर लेंगे आप। और ये आप जानते हैं ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है, क्योंकि बल है तो सदिश राशि होगी। क्यों, क्योंकि इसके पास दिशा होती है, दिशा कौन सी है, सेंटर की ओर। अभिकेंद्र बल की जो दिशा होती है, जिस वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाता है उसकी सेंटर की ओर होती है, ठीक है। और बल की दिशा भी बदलती रहती है। यहाँ पर वेग की दिशा तो बदल रही है, उसके कारण त्वरण उत्पन्न हो गया है, मगर आप देखेंगे त्वरण की दिशा भी बदलती रहती है। अभी सेंटर की तरफ यहाँ है, उसके बाद यहाँ आ जाएगी, यहाँ हो जाएगी, क्योंकि उसको अपनी दिशा क्या करनी है, हमेशा सेंटर की ओर ओरिएंटेड करनी है, ठीक है। तो अगर त्वरण की दिशा बदल रही है तो बल की दिशा तो बदलेगी ही बदलेगी। अभी केंद्र बल आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला टॉपिक है अपकेंद्र बल। आपने हमारा न्यूटन्स का जो तीनों रूल पढ़ लिए होंगे, इंग्लिश में कहते हैं इसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उस अभिकेंद्र बल को सेंट्रीपिटल फोर्स है। देखिए, हम जानते हैं कोई भी m द्रव्यमान की वस्तु है, वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रही है, तो सेंटर की ओर एक फोर्स लग रहा है, जिसे क्या कहते हैं आप, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब तो ये फोर्स लग रहा है, इसको अगर कोई फोर्स दूसरा बैलेंस ना करे तो ये सेंटर की ओर खींचे चला जाएगा, जहां पे फोर्स लग रहा है उधर भाग जाएगा ना। तो इसी को बैलेंस करने के लिए सेंटर के ऑपोजिट
इसके दूसरी और एक फोर्स लगता है जिसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जिसे क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके विपरीत होता है न्यूटन का जो तीसरा नियम है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ए रिएक्शन बट द रिएक्शन विल बी ऑपोजिट। मतलब जो हर क्रिया बल के लिए एक प्रतिक्रिया बल होता है मगर विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया है, जो अपकेंद्र बल होगा वो अभिकेंद्र बल के विपरीत दिशा में होता है, और इसका जो मान होता है उतना ही होता है जितना कि अभिकेंद्र बल का होता है मगर विपरीत दिशा में होता है। तो इसमें समझने की कोई जरूरत नहीं, बहुत इजी है। क्वेश्चन जिस तरीके से भी एग्जाम में पूछा जाएगा आप आसानी से बता देंगे उसे। बस ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, ठीक है। अब आपने मौत का कुआं देखा है जिसपे मोटरसाइकिलें ऐसे भागती रहती हैं, ऐसे भागती रहती हैं। अरे मौत का कुआं, जब ये मोटरसाइकिल है, ये वो मोटरसाइकिल जो है अंदर की ओर फोर्स लगाता है, ठीक है, अंदर की ओर, दीवार के अंदर की ओर फोर्स लगाता है। तो दीवार जो है नॉर्मल फोर्स लगाती है, इसके ऑपोजिट। जो दीवार के द्वारा जो प्रतिक्रिया बल है वो यहाँ पर अभिकेंद्र बल है, और जो मोटरसाइकिल के द्वारा दीवार पर जो बल लगाया जा रहा है वो क्या है? वो अपकेंद्र बल है। याद रखिएगा, अभिकेंद्र बल हमेशा सेंटर की ओर होगा। जो भी सर्कल बन रहा है उसके सेंटर की ओर अभिकेंद्र बल, जो कि अपकेंद्र बल जो है वो ऑपोजिट होगा। ठीक है, अब हमने आपको बताया था अभिकेंद्र बल ना, अभिकेंद्र बल कोई नया बल नहीं है, बस वो केंद्र की तरफ लग रहा है, उसको मैंने बता दिया अभिकेंद्र बल। ये हर जगह जो है अलग अलग होता है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। जैसे हम जानते हैं ये सूरज है और हमारी पृथ्वी है, ग्रहों में केवल पृथ्वी ले रहे हैं, बाकी ग्रहों आप समझ जाएंगे। पृथ्वी देखिए चक्कर लगा रही है इसके चारों ओर। क्यों चक्कर लगा रही है? क्योंकि हम जानते हैं, आगे पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण के कारण चक्कर लगा रही है। क्योंकि सूरज जो है अर्थ को आकर्षित कर रहा है, क्योंकि इसका द्रव्यमान है ना। और गुरुत्वाकर्षण में आप पढ़ोगे दुनिया में अब अगर दो द्रव्यमान है तो वो आपस में क्या होंगे, होते हैं वो आपस में अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, मतलब आकर्षण बल लगाते हैं। जैसे आप हैं और आपका दोस्त है, आप दोनों आकर्षण बल लगा रहे हो मगर वो बल इतना कम है कि वो फील नहीं हो पा रहा, ठीक है, नगण्य है। आप जब गुरुत्वाकर्षण हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे आप अच्छे से समझ जाएंगे, हम जानते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना समझिए, कोई भी ग्रह है वो किसी, जैसे सूरज के चक्कर लगा रहा है या कोई उपग्रह जो है वो ग्रह के चक्कर लगा रहा, बात एक ही है, चक्कर लगा रहा, तो सेंटर की ओर कौन सा बल लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण है वही अभिकेंद्र बल है। तो गुरुत्वाकर्षण को ही क्या कह रहा हूं मैं? अभिकेंद्र बल कह रहा हूं, क्योंकि जो अभिकेंद्र बल कोई नया बल नहीं है, वो जनरल बल है, केवल उसका नाम बदल दिया है। क्यों? क्योंकि अभिकेंद्र की तरफ लग रहा है। ठीक है, अगर आप एक पत्थर को रस्सी से बांध के ऐसे से खींचते हैं, ऐसे मतलब घुमाते हैं, तो रस्सी में तनाव उत्पन्न हो जाता है सेंटर की तरफ, ये सेंटर की ओर बल लगता है। वो कौन सा बल है? तनाव बल है, टेंशन फोर्स है। तो वो तनाव बल जो है वही अभिकेंद्र बल का कार्य कर रहा है। तो तनाव बल कहिए या अभिकेंद्र बल कहिए। एक और आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे गाड़ी जो है वो हाईवे से ऐसे मुड़ती है ना, ऐसे मुड़ती है, तो यहाँ पे जो ये इधर को जाना चाहती है, मगर जो घर्षण है इस सेंटर की ओर फोर्स लगता है, घर्षण के कारण ये मुड़ जाती है। अगर रोड पे घर्षण ना हो तो भाग जाएगी ना, स्किड कर जाएगी। तो इसलिए ये मुड़ क्यों जाती है? घर्षण बल सेंटर की ओर लगता है। तो यहाँ पे देखिए एक कर्व बन रहा है सर्कल नुमा, तो सेंटर की ओर जो घर्षण बल लग रहा है वही अभिकेंद्र बल है। तो आप समझ गए मेरी भाषा जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अलग अलग जगहों पर इसका अलग अलग रोल है। अभी केंद्र बल जनरल नाम दे दिया क्योंकि केंद्र की ओर है। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल है, यहाँ पर तनाव बल है, यहाँ पर घर्षण बल है, यहाँ पर प्रतिक्रिया बल है। तो इस तरीके से अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल आप अच्छे से समझ गए हैं। अब हम पढ़ेंगे बल आघूर्ण, मोमेंट ऑफ फोर्स। अब देखिए बल आघूर्ण कुछ नहीं है, देखिए जो आप फोर्स लगाते हैं, दरवाजा घूम जाता है ना, तो ऐसा बल जो है किसी अक्ष के परितः किसी वस्तु को घुमा दे तो उस बल को बल आघूर्ण कहते हैं। सिंपल सी बात है, किसी बल के द्वारा किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, और यह क्या है? एक सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। मात्रक समझने से पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे बल आघूर्ण कहाँ से कहाँ आ रहा है? जैसे ये रिंच है जो कि नट बोल्ट खोलती है,
तो ये फोर्स आप लगा रहे हैं, ये एफ फोर्स लगा रहे हैं, ये वाला फोर्स छोड़िए, ये वाला फोर्स अभी लगा रहा हूँ मैं, इधर इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहा हूँ और इस अक्ष के परितः घूमेगा ना। सोचिए आप, अज्यूम कीजिए कि इस अक्ष के परितः ये नट बोल्ट घूमेगा, ऐसे घूमेगा, किस अक्ष के परितः, इस अक्ष के परितः घूमेगा ये। तो जो बल आघूर्ण का मान होगा टाउ से डिनोट करते हैं, टाउ इज इक्वल टू लगाया गया बल और उस बल के परपेंडिकुलर, उस बल के लंबवत वह उस पॉइंट से उस पॉइंट तक की दूरी लेंगे जो कि अक्ष और बल जहां टच कर रहा है उसके बीच की दूरी हम लेते हैं, मगर वो दूरी क्या होनी चाहिए, बल के लंबवत होनी चाहिए। याद रखिए क्या होगा, बल और दूरी का गुणनफल है बस। बल क्या है, जो हमने बल लगाया है, और ये दूरी कौन सी है, अक्ष जिस अक्ष के परितः घूम रहा है और जो हमारा जहां बल लगा रहे हैं, जहां पे बल टच कर रहे हैं उसके बीच की दूरी हम लेते हैं, मगर लंबवत दूरी। तो टाउ इज इक्वल टू क्या होगा, एफ इंटू एल, मगर जो है ये दूरी लंबवत होनी चाहिए बल के क्या होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए। ठीक है, परपेंडिकुलर का निशान है ये। अब इसका मात्रक आप समझ ही गए हैं, क्या हो जाएगा मात्रक, वही हो जाएगा कि न्यूटन मीटर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि बल का न्यूटन, एल का मीटर। अगर इसको मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, न्यूटन को लिखता हूं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक, सेकंड स्क्वायर, और मीटर को मीटर, तो ये मीटर दो बार तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जो कार्य का मात्रक है वही बल आघूर्ण का मात्रक है। तो बल आघूर्ण समझ गए हैं, और ये याद रखिए ये सदिश राशि है। क्या राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, अगर इसकी दिशा की मैं बात करूं तो अपनी हथेली को इस साइड रख लीजिए, ऐसे हथेली को इधर रख लीजिए, उसका फेस जो है इधर रखिए, कि मतलब जहां पे फोर्स लग रहा है, फोर्स की दिशा को उंगलियों में मोड़िए। मैं बताता हूं आपको, दायां हाथ अपना लीजिए। ठीक है, दाएं हाथ को जहां आपका वो है, जहां आपकी भुजा है, जो आप कलाई है, आपकी जो कलाई है, उस कलाई को आप अक्ष पे रखिए। ठीक है, इस अक्ष पे रखिए, और जो आपका उंगलियों का जो आखिरी सिरा है, उंगलियों का आखिरी सिरा, वो पूरा हाथ को उंगलियों का आखिरी सिरा यहाँ रख दिए। अब उंगलियों को मुट्ठी बंद कीजिए उस दिशा में जिस दिशा में बल लग रहा है। तो ऐसे दाएं हाथ को आपने मोड़ा तो जो अंगूठा दिखाएगा वो क्या दिखा रहा है, वो अंगूठा जो है वो बल आघूर्ण की दिशा दिखा रहा है। तो बल आघूर्ण की दिशा वही होती है। ठीक है, तो बल आघूर्ण की दिशा आपको दिखा रहा होगा आपके मोबाइल स्क्रीन से या आपके लैपटॉप स्क्रीन के लंबवत बाहर की ओर दिखा रहा होगा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज ऐसे बल लगता है तब अपने हाथ को यहाँ रखेंगे और उंगलियों को यहाँ रखेंगे, कलाई को यहाँ, उंगलियों को यहाँ रखेंगे। अब नीचे की ओर मोड़ेंगे नेचुरल अवस्था में तो देखेंगे अंगूठा है वो नीचे की तरफ है। ठीक है, इस स्क्रीन से अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ वो दिशा है, उसकी दिशा आपको समझ में आ गई। तो ये इस चैप्टर में हमने पढ़ा, संवेग संरक्षण का सिद्धांत आपको अच्छे समझ में आ गया, इम्पल्स समझ में आ गया होगा, विकेंद्र अपकेंद्र बल और बल आघूर्ण अच्छे समझ में आ गए। तो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, फेसबुक पेज पे जरूर जाइएगा, डाउट अपने वहां पे पोस्ट कीजिएगा, जो भी हो हम बताएंगे, या कोई भी सवाल हो आप कुछ पूछिएगा जरूर। अगर कोई भी इसमें डाउट हो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं हमसे। और हमारे चैनल पे चले जाइएगा, बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, क्रैश कोर्स फुल डिटेल में, पूरी कोचिंग की फील आपको वहां मिलेगी, आप चले जाइए वहां पे। तो स्क्रीन पर आपके 4 वीडियो आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इन्हें देख लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।